अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 6 करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। बेसिकली आज हमने एमसीक्यूज करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 में आपके पास एमसीक्यूज है। चैप्टर कौन सा है? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। देखो 4 चैप्टर जो है वो एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका चैप्टर नंबर 5, 6 और फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज इधर से बन रहे होते हैं, तो इसीलिए आप इन्हें अच्छी तरह से करो, क्योंकि भाई देखो 1-2 सेकंड में भी बच्चे जवाब निकाल लेते हैं एमसीक्यूज़ के। बस एक बार पढ़ा, एमसीक्यूज़ का जवाब आ गया। और जबकि आपको 5 नंबर का सवाल आता है, पूरा सॉल्व करो तो जवाब निकल रहा होता है। तो ये 15-20 नंबर ना मिस किया करो एमसीक्यूज़ के, इन्हें भी अच्छी तरह किया करो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग एमसीक्यूज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ में आपसे क्या कहा जा रहा है? कंडीशन बताई हुई है। कहा है कि चलो भाई आप जो है वो n = 0 रख लो और आपके पास ये है जिसमें आपने n की वैल्यू पुट करनी है, यानी n की वैल्यू आपने इधर पुट करनी है। आंसर बता दो क्या आता है, बस आंसर बता दो क्या आएगा। आपने क्या करना है, n की वैल्यू आपको दी हुई है जो कि है 0, आपने 0 को उठाकर इसमें पुट कर देना है और जो भी आंसर आए वो बता देना है। तो देखो सिंपल है, 0 + 1 और इसका फैक्टोरियल। अच्छा, 0 का फैक्टोरियल। देखो अच्छी तरीके से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, 0 का फैक्टोरियल आपके पास 1 के बराबर होता है, ये मैं बता दूं। ये हमेशा याद रखना, ये बात, 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। इसकी वजह भाई आपके पास फैक्टोरियल में हमेशा जो है नंबर 1 से ज़्यादा ही आते हैं या 1 आता है, इससे माइनस में नंबर नहीं आ रहे होते हैं। तो इसकी एक वजह ये भी है कि आपके पास 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया। और ऊपर अगर आप सॉल्व कर दोगे तो 1 का फैक्टोरियल भी 1, 0 का फैक्टोरियल 1, तो जवाब आ रहा है आपका सिंपल 1। ठीक है, तो ये आपका इसका जो है वो जवाब है। अब देखो बच्चा शायद सोच सकता है कि 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो मैं 0 मार्क कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये मैंने बात जब चैप्टर शुरू कराया तो सख्त भी बताई थी। अच्छा चलो ये हो गया। अब आओ दूसरा एमसीक्यूज करते हैं। बस इसी तरह से छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, ये बहुत बड़ा नहीं है चैप्टर एमसीक्यूज के लिहाज से, बिल्कुल छोटे छोटे से एमसीक्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन थ्रोइंग अ डाइस इज। अब देखो डाइस किसे कहते हैं ये सुन लो, छक्के को कहते हैं डाइस। भाई देखो उर्दू मतलब अगर पाकिस्तानी जुबान में कहें तो उसे छक्का ही कह रहे होते हो आप, यानी लूडो खेलने में जो डाई इस्तेमाल करते हो, जो छक्का, उसे कहते हैं इंग्लिश में डाई। किस तरह का दिखता है? इस तरह का दिखता है आपका डाई, इस तरह का ही होता है ना आपके पास जो डाई होता है, तो इसे आप छक्का कह रहे होते हो, लेकिन इंग्लिश में से छक्का नहीं कहते, इंग्लिश में से डाई कहते हैं। अब कहते हैं कि डाई में 7 कब आएगा? सर ये क्या बात कर दी, डाई में तो 7 होता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, तो डाई में 7 कब है ही नहीं, तो जो चीज़ है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। भाई देखो मैं उड़ नहीं सकता, मेरे अंदर उड़ने की सलाहियत नहीं है, तो मेरे अंदर प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी उड़ने की? 0। ठीक है, या परमुटेशन पूछा था, हाँ या प्रोबेबिलिटी पूछी थी। तो डाई में कह रहे हैं 7 कब आएगा? डाई में 7 होता ही नहीं है, तो आएगा भी कभी भी नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैं ज़रा बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी आपके पास ये होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम क्या मतलब, डाई में क्या क्या आ सकता है आपके पास? 1 से लेकर 6, ये कोई भी आपके पास वैल्यू आ सकती है डाई में, मगर फेवरेबल आउटकम क्या है? 7। तो 7 तो आने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि 7 होता ही नहीं है। तो जो 7 है ही नहीं, फेवरेबल आउटकम आपका क्या है? 7। 7 नहीं है, अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो उसकी जगह 0। 0 डिवाइडेड बाय 6 = 0। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना? अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा देखो ये पढ़ाई बड़ा एंजॉय करके पढ़ा करो, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। कहते हैं फैक्टोरियल फ्रॉम ऑफ 12, 11, 10 इज। कहते हैं 12, 11, 10, इसको ये किसका फैक्टोरियल बनेगा? मतलब किन चीज़ों के फैक्टोरियल को आपने सॉल्व किया होगा तो ये वैल्यू उसमें बची होगी। आपने यहाँ पे फैक्टोरियल निकालना नहीं है, आपने बताना है कि मैंने कौन सा फैक्टोरियल सॉल्व किया था कि ये नंबर आया। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरी बात, मैंने आपको 2 दे दिया, मैंने कहा कि किस चीज़ का फैक्टोरियल लिया होगा कि 2 आया होगा। आपको इजीली पता है कि 2 का फैक्टोरियल लिया होगा तो ही 2 आया होगा, है ना? इसी तरह से आपको ये बताना है कि मैंने किस चीज़ का फैक्टोरियल लिया कि ये नंबर आया। ज़रा देखो मेरी बात, अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 12 से शुरू हुआ, 10 पे गया और पीछे के नंबर ख़त्म हो गए। इसका मतलब क्या है कि बराबर में 9 फैक्टोरियल होगा और डिनोमिनेटर में भी 9 फैक्टोरियल हुआ होगा।
तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया होगा। कैसे? आप सोचते हो ना यार इसके पाँव गंदे हो रहे हैं, ज़रूर ये जो है CV गया होगा, है ना, सोच लेते हो ना। तो यहाँ भी सोच लो कि भाई देखो ज़रा मैं करके दिखाता हूँ, 12 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल यही है। आप सारों को एक एक सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट सही आंसर पता है तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब 12 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूँ, रिवर्स में खोलूँ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी क्या है, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो इन्होंने यहाँ डॉट से लिखा हुआ है तो मैं भी डॉट से लिख सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। देखा, तो यानी ये चीज़ होगी तो ये बनेगा। बस यही समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि आपने थोड़ा सा बस सोचना है कि हुआ क्या होगा, जवाब आपके सामने होगा, ठीक है। चलो इसको रिमूव कराता हूँ और फिर अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। CV वगैरह जाया करो भाई। चलो अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है। ये हमने इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी जो है वो पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी जब दो इवेंट एक साथ हो रहे हों तो क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है, ये हमने पढ़ा था 6.4 की पार्ट 2 वीडियो में। नहीं देखिए तो देख लेना, 6.4 पार्ट 2 ME इंग्लिश सेंटर वीडियो आ जाएगी। कहते क्या है, क्लास 11 भी लिख देना क्योंकि मैंने क्लास 9 पे भी 6.4 अपलोड कर रखी है। इफ़ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट यानी एक इवेंट हो तो दूसरे पे कोई उसका असर ना पड़े, दोनों इवेंट अपने लिए अलग अलग चल रहे हों। इंडिपेंडेंट यही होता है ना भाई, देखो कहते हैं ना इंडिपेंडेंट हो जाओ, यानी आज़ाद हो जाओ, किसी की कैद में ना रहो, ठीक है। तो एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक इवेंट कुछ भी हो दूसरा इवेंट अपनी तरफ चलेगा। इवेंट क्या, कुछ होना, तो कहते हैं टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B अकर इन P and Q। P और Q दो इवेंट आपके अकर हुए, ठीक है, सॉरी P और Q में आपके इवेंट अकर हुए वेज रिस्पेक्टली, देन द नंबर ऑफ वे दैट बोथ इवेंट कैन अकर इज। बेसिकली आपने दोनों की एक साथ मिलकर प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये हमने पढ़ा था, इसके लिए आप दोनों को बस सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को। थ्योरम याद हो तो उससे अगर आपको बात याद आ जाएगी कि थ्योरम हमारे पास ये था कि A इंटरसेक्शन B, तो आपके पास A की प्रोबेबिलिटी B की प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसको थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या कह रहा है ये थ्योरम, ठीक है। QVs ये बता रहा है आपको, ये थ्योरम ये कह रहा है, ये इंडिपेंडेंट के लिए है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है, फॉर एग्जांपल आपके पास 72 कार्ड है, उसमें से आपने 2 कार्ड एक साथ उठाए या एक कार्ड उठाया, तो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ये थ्योरम इस चीज़ को बता रहा है। अब देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ये पहले ही बहुत डिटेल में जाके पढ़ा चुका हूँ। अभी हम MCQs कर रहे हैं तो हम आगे भी चलेंगे, ये सिर्फ थोड़ा आपको क्लिक कर जाए कि किस तरफ बात करो इसलिए लिख दिया मैंने। कहते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। देखो जब भी अरेंजमेंट की बात करेंगे, यानी आपसे ये तो ये कॉम्बिनेशन मांग रहे होंगे या तो परमुटेशन, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कॉम्बिनेशन देना या परमुटेशन, वो आगे बताएंगे। अकॉर्डिंग टू सम डिफाइंड ऑर्डर इज कॉल्ड। देखो हमने ये बात पढ़ी थी कि परमुटेशन में आपका ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये याद है ना आपको, जरा मैं बता देता हूं। A B परमुटेशन के लिए बता रहा हूं, ठीक है, परमुटेशन A B ये भी लिख सकते हो आप, ये भी करेक्ट है, और B A ये भी करेक्ट है। ये दो डिफरेंट ऑर्डर है। ऑर्डर डिफरेंट कैसे है कि एक में A पहले आ रहा है दूसरे में B, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं इसी के साथ, इसी के रिस्पेक्ट में A B ये सेम होगा B A के, यानी अगर A B लिख लिया है तो B A आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। देखो ना, इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, यानी A पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है ये मैटर कर रहा है, लेकिन इसमें A B लिखो या B A लिखो बात एक ही होती है। इसको मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया था कि आपके पास एक पैंट है और एक शर्ट है, चाहे पैंट पहन लो या शर्ट पहन लो एक ही बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये है, तो ये है परमुटेशन। अगर आपको पीछे का आता है ना तो आगे का पढ़ाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आप लोग सवाल नहीं कर सकते ड्यूरिंग द क्लास, तो इसलिए मैं खुद सवाल समझकर जवाब दे रहा होता हूँ ताकि अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उसमें जवाब आ जाए। अब दूसरा इसी से रिलेटेड है, वो कहा गया है कि आपके पास एक अरेंजमेंट है, n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, और ऑर्डर मैटर नहीं करता, विदाउट एनी ऑर्डर इज कॉल्ड। तो मैंने बता दिया था कि एक कॉम्बिनेशन होगा तो दूसरा परमुटेशन होगा।
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब आ जाओ 7 पे करते हैं। 7 में कहा जाता है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कमिटी इज। अच्छा देखो भाई, अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके पास, इस वर्ड के अंदर सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा कि कितने ऐसे अल्फ़ाबेट हैं या लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वो इसके परमुटेशन पर इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वर्ड को लिखकर, COMMITEE। देखो ये रिपीट हो रहा है, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, M 2 टाइम, ये सबसे पहले लिख लिया करो। और फिर T कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। E कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो इसमें होता क्या है आपके पास कि जो नंबर आपके पास, मतलब जो लेटर आपके पास रिपीट हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से आपकी परमुटेशन पर इफेक्ट होता है। तो उस इफेक्ट को सही करने के लिए आप क्या करते हो, पहले आप टोटल वर्ड गिन लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n इक्वल टू 9 हो गया। तो इसको आप कैसे लिखोगे कि 9, अब जो रिपीट हो रहे हैं उसको नीचे डाल दोगे। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो ये जो आपको दिया हुआ है पार्ट ए ही इसी का दिया हुआ है, तो 9 2 2 और 2। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बहुत डिटेल में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, आई होप आपको ये याद हो कि हमने इसे कैसे किया था। अगर इसमें कोई भी ऐसा वर्ड रिपीट नहीं हो रहा होता, मतलब कोई भी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता, तो फिर हम यहाँ पर ये चीज़ें नहीं लिखते हैं। ठीक है, कहते क्या है, 8 7 6 इज इक्वल टू, कह रहे हैं कि आपने ना एक परमुटेशन ली है, तो उस परमुटेशन में आपके पास 8 7 6 कब आएगा। इसका बहुत आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लिखो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, वरना आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा पूरा, सॉल्व की तरफ नहीं जाना। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 आपके पास आ रहा है 336। अब देखो 336 आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको जो आंसर्स दिए हुए हैं ना, उनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो, आपके पास सेम नंबर आ जाएगा। ज़रा देखो, नज़र आ रहा है, मैं देख लूँ नज़र, हाँ नज़र आ रहा है। देखो पहला मुझे क्या दिया हुआ है, 8, मैं दिखा देता हूँ आपको पहला क्या दिया हुआ है। पहले इन्होंने दिया हुआ है मुझे 8P3, तो 8 दबाया, और परम्यूटेशन कैसे लेते कैलकुलेटर से, ये शिफ्ट दबाकर मल्टीप्लाई के ऊपर वाला बटन प्रेस करोगे तो परम्यूटेशन का P आ जाएगा, और फिर 3 आ गया। तो देखो 336, यानी पहला वाला जवाब ठीक है। अब बाकी भी करके चेक करो, बाकी में सेम चीज़ नहीं आएगी, से जो आंसर ठीक होगा सिर्फ उसमें मैच करेगा, बाकी किसी में मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो कितना आसान है। अभी इसको मैं सॉल्व करता तो कितना लंबा हो जाता। तो इसी तरह से पेपर में भी करना और बिल्कुल एक्यूरेट जवाब आएगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब क्या कहते हैं, इफ r इक्वल टू n, आपने r n के बराबर ले लिया है, देन परमुटेशन इज इक्वल टू, ये जो NPR है इसका मतलब है परमुटेशन लेनी है। तो ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि अगर r इक्वल टू n हो जाएगा तो परमुटेशन 1 होती है। ये रटने वाली बात हो जाएगी, है ना। तो चलो इसका लॉजिक भी देख लो, इसका वो भी देख लो कि ये होता क्यों है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कंडीशन क्या दी हुई है। कहने वाले कहते हैं कि r इक्वल टू n है, यानी n इक्वल टू r भी हो सकता है, लेकिन अभी हम r इक्वल टू n को देखते हैं। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, NPR इक्वल टू n का फैक्टोरियल n माइनस r पर फैक्टोरियल। ठीक है, कभी भी परमुटेशन आपके पास जो है वो 1 से कम नहीं आती, बड़ी ही आती है, मतलब 1 आ जाए और यहाँ 1 से बड़ी आ जाए। तो देखो n का फैक्टोरियल और n माइनस n, क्यों, क्योंकि r इक्वल टू n दिया हुआ है तो n की जगह r रख सकता हूँ। ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, NPR इक्वल टू, तो ये क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, है ना, ये आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा, 0 n का फैक्टोरियल, और ये आपके पास आ गया 0 का फैक्टोरियल। तो NPR इक्वल टू n का फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना कि 0 का फैक्टोरियल आपके पास 1 के बराबर होता है। तो इसका जवाब क्या आया आपके पास, इसका जवाब आपके पास सिंपल 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसका सिंपल जवाब आपके पास 1 आएगा, क्योंकि n का फैक्टोरियल हम 1 ही एक्सेप्ट तस्वुर कर लेंगे। तो ये आपके पास इसका जवाब 1 आ गया। ठीक है, इसका जवाब आपके पास 1 आ गया। अच्छा 1 मिनट ज़रा,
अब हम करते हैं अपना जो है वो पार्ट, मतलब अपना 10 वाला एमसीक्यूज कर लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, इधर तो कोई मुश्किल नहीं हुई ना कि मैंने कैसे जवाब निकाला, कि मैंने आर की जगह पर एन पुट कर दिया तो ये मेरे पास 0 का फैक्टोरियल आ गया, और फिर मेरे पास जो है वो 0 का फैक्टोरियल मुझे पता है 1 है, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर जो है वो इसका 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो n का फैक्टोरियल दिया हुआ नहीं है जवाब में, तो इसीलिए मैंने इसे 1 रखा है, 0 नहीं रख सकते हम। और n माइनस आर का फैक्टोरियल आ ही नहीं सकता, और इसी के साथ r का फैक्टोरियल भी नहीं आ सकता क्योंकि r खुद n के बराबर है। ठीक है, r का फैक्टोरियल भी बन सकता था, लेकिन यहाँ n का फैक्टोरियल ही रखा जा रहा है, 1 ही रखा जा रहा है, और 1 ठीक है, कोई मसला नहीं है। द नंबर ऑफ वेज दैट अ नेकलेस ऑफ n बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड इज। अब ये एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना होगा। देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपके पास राउंड टेबल होगी तो आपकी परमुटेशन कैसे आएगी कि n-1 कर दोगे। इसी तरह से अगर नेकलेस की बात करेंगे ना वो, तो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो, इस फॉर्मूले की डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस फॉर्मूले की डेप्थ को खोल सकूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे याद रखूं। अब राउंड टेबल होती तो ये था, लेकिन नेकलेस के एरिया तो 2 से डिवाइड करना होगा। इसके पीछे कोई ख़ास वजह होती है, उसकी वजह यह है कि चीज़ें एक दूसरे के सामने आती जाती हैं, तो इसलिए ऐसा करा जाता है। टीचिंग में एक चीज़ बड़ा मसला रहती है कि भाई कभी कभार बताना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं बता पाते हैं, तो यहाँ बड़ा मेरे साथ भी मसला रहता है। एनी सबसेट, अब सबसेट आपको पता है क्या होता है, जो कि एक बड़े सेट से निकल कर आते हैं। ठीक है, एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड, सैम्पल स्पेस बता देता हूँ। आपके पास 52 कार्ड हैं, उन कार्ड में से आप कार्ड्स निकाल रहे हो, तो आपके पास वो 52 कार्ड क्या होगा, सैम्पल स्पेस होगा, यानी जिसमें से आप चीज़ों को निकाल रहे हो, अपने रिजल्ट को निकाल रहे हो। ठीक है, और सबसेट क्या होते हैं कि जो बड़े सेट, जो बड़ी चीज़ से सेट निकल रहे हो। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 52 कार्ड में से आप या तो किंग निकाल ले होगे, क्वीन निकाल ले होगे, तो वो किंग क्वीन मिलकर सबसेट बना लेंगे नीचे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, तो एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड, उस सैम्पल स्पेस को आप जो है इवेंट को आपका हो, मतलब आपके पास जो सबसेट है वो इवेंट्स होंगे। ठीक है, एन इवेंट होंगे। अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बात और अच्छी समझ में आए। देखो, मेरे पास 52 कार्ड है, ये 52 कार्ड मेरे पास क्या है, सैम्पल स्पेस है, इसमें से मैं निकाल रहा हूँ अपने कार्ड्स को। ठीक है, अब इन 52 कार्ड्स में से मैंने क्या करा, मैंने 2 किंग निकाल लिए क्लब के और 2 क्वीन निकाल लिए हार्ट के, तो मेरे पास क्या बना, एक और सेट बन गया ए। तो मैंने किंग निकाल लिया क्लब का, किंग निकाल लिया हार्ट का, और क्वीन निकाल लिया क्लब का, और क्वीन निकाल लिया हार्ट का, तो ये मेरे पास बना सबसेट। सबसेट नीचे मेरे पास बना सबसेट, ऊपर मेरे पास बना सैम्पल स्पेस, और ये सबसेट आपके पास इवेंट होता है। इवेंट, ये आपने काम किया है, ये चीज़ें निकाली हैं, इसलिए इसे इवेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा 12 में कहता है फॉर 2 इवेंट, आपके पास 2 इवेंट हैं ए एंड बी, कहते हैं कि दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट आया है, इक्वल टू नल सेट लिखा हुआ है उन्होंने। देन इवेंट ए एंड बी आर कॉल, तो ये जब ही होगा कि दो जो सेट्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन है, मतलब 2 जो सेट होंगे उसका इंटरसेक्शन अगर आपके पास 0 नल सेट आया है, इसका मतलब है वो म्यूचुअली है। ठीक है, वो म्यूचुअली एक एक्सक्लूसिव है वो आपके पास। ठीक है, म्यूचुअली TUA एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब आएगा 13वां करते हैं। व्हेन अ डाई इज रोल, अब डाई आपको मैंने बता चुका हूँ क्या है, छक्के को डाई कहते हैं। एक डाई आपने रोल किया, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब आप एक डाई को रोल करते हो तो आपके पास कितना रिजल्ट आ सकता है, टोटल रिजल्ट कितना आ सकता है, 6, है ना भाई। देखो, जब एक डाई को आप रोल करते हो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 रिजल्ट हो गए। अच्छा, उसी के साथ साथ आप एक क्वाइन को टॉस करते हो, तो क्वाइन में सिर्फ 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, हेड या टेल, तो ये 2 हो गया। ठीक है आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास 2 हो गया। अब ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। तो दोनों के आउटकम मिलाओगे तो 12 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो इसमें 12 लिखा हुआ भी है। अब आपके पास MCQ नंबर 14 कहते क्या हैं कहने वाले,
कोशिश यही होती है कि भाई सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ, मगर वक्त भी जो है वो कम होता है क्लास के दौरान, इसलिए भी थोड़ा मुश्किल होती है। अच्छा, अब आपको समझना है, इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, कहते हैं कि दो इवेंट हो रहे हैं ए और बी, दोनों के बराबर चांस है होने के। मतलब आपने सिक्का उछाला, हो सकता है कि उसमें हेड आ जाए, एक में हेड आ जाए, और जो डाई उछाला उसमें वन आ जाए, तो दोनों के बराबर चांस है होने के। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या बनेगा, इक्वली लाइकली बनता है आपके पास, ठीक है। चलो ये लो, इक्वली लाइकली। अब आपके पास कहते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 में आपको कहा जाता है, ये एक जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए, इफ ई बी एन इवेंट, ई एक इवेंट है, इवेंट से मुराद क्या है कि आपका ये रिजल्ट है, आप चाहते हो कि ये चीज़ हो, भाई इवेंट चाहते हो ना, इवेंट हो, अगर बच्चे हो तो चाहते हो कि इवेंट हो ताकि शादी में जाने को मिले, छुट्टी मिले, ठीक है। तो इसी तरह से ई एक इवेंट है, एक काम है जो आप चाहते हो कि हो टोटल काम में से, ऑफ अ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस मैंने बताया ना, जिधर से आप चाहते हो कि ये चीज़ होकर आए, देन तो फिर आपका क्या होना चाहिए, पीई। देखो ये तो पहला तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल भी ये नहीं होता कि टोटल आउटकम ऊपर आए और फेवरेबल रिजल्ट नीचे आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर नेगेटिव, आंसर जो है आपका 0 से मतलब 1 से छोटा आ रहा होगा, ये पॉसिबल नहीं है, आंसर हमेशा 1 आएगा या 1 से बड़ा। अब ये मैंने बता दिया तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। देखो भाई, आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 1 आएगी, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, परसेंटेज में निकालोगे ना, या तो वो 1 मिल रही होगी या 1 से बड़ी मिल रही होगी, 1 से छोटी नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। देखो अगर आपका जवाब ऐसे आ रहा है ना, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 से छोटी है, मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, यानी आपको इससे मल्टीप्लाई 100 करना होगा, तो फिर आपका जो जवाब है वो 9 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो यानी आपकी प्रोबेबिलिटी या तो 1 से बड़ी आएगी या 1 आएगी, लेकिन वो 0 नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या है, 0 से या तो वो 0 से वो बड़ी आएगी, ठीक है, 0 से वो बड़ी आएगी। अब देखो यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज हटा के बात की है, ठीक है, मैंने जो बात की थी वो परसेंटेज में की थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज हटा कर बात की है। मैंने उस वक्त कह दिया था समझाते वक्त कि मैं ये परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर परसेंटेज हटा दूँ तो भी आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 से ज़्यादा आएगी, या तो 1 आ सकती है, या 1 से छोटी आ सकती है। ये लो, ये चीज़ यहाँ पे डिफाइंड हो गई है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ई के होने की या तो 1 आ जाएगी, यानी 100% चांस है कि हो जाएगा, या तो 1 से छोटी 0 से पर बड़ी होगी, कोई ना कोई चांस आपको मिलेगा काम होने का, अगर वो सैंपल स्पेस पे इवेंट मौजूद है तो, ठीक है। चलो 6 है, हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन इज। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक ज्यादती की है कि उन्होंने कॉइन लिख दिया, यहाँ पर उन्होंने कॉइन नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर उन्होंने लिखना चाहिए था फेयर कॉइन। उसकी वजह क्या है, फेयर कॉइन एक ऐसा कॉइन होता है जिसके अंदर आपके पास, अगर आप उसे 2 टाइम टॉस करोगे, एक टाइम हेड आएगा, दूसरी टाइम टेल आ जाएगा, हमेशा ऐसी होगा। ओरिजिनल कॉइन में ऐसा नहीं होता, ओरिजिनल में आप उछालो हेड आ गया, दोबारा उछालो फिर भी हेड आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप क्या चाहते हो, क्या आए, हेड आए, हेड एक बार आए ना, तो ये एक ऊपर रख दिया, टोटल क्या आ सकते हैं कॉइन में, टोटल रिजल्ट क्या निकल सकता है कॉइन में, या तो हेड या तो टेल, तो 2 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ नज़र आ गई है 1/2 की निकलती है, ठीक है। 6 सॉरी 6 हम कर चुके हैं, ये गलती से हमने ऐसे 4 लिख दिया था, 6 है, ठीक है। अब हम 7 करेंगे, ठीक है। अच्छा 7 में कहता है 3 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली देन एस इज इक्वल टू, 3 डाइस, 3 छक्के आप इस्तेमाल कर रहे हो खेलने के लिए, तो टोटल कितने रिजल्ट निकल सकते हैं उससे ये पूछ रहे हैं। देखो एक छक्के में 1 से लेके 6 तक नंबर आएंगे, यानी 6 रिजल्ट, दूसरे में भी ऐसे ही होगा, तीसरे में भी ऐसे ही होगा, टोटल आंसर आपके पास आएगा 216। तो टोटल इतने रिजल्ट आ सकते हैं। आप खेल के चेक कर लो, खेल के चेक कर लो, नए नए रिजल्ट आते हैं ना, लिखते रहना, आप देखोगे 216 के बाद कोई नया रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो पुराना वाला रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो कितना ज़बरदस्त काम है ना, ये कितना मज़ेदार चीज़ है। आप लोग प्रेडिक्शन कर रहे होते हो मैथ में, ये बड़ा मज़ेदार होती है मैथ। कहते हैं कि 2 टीम है, 2 टीम्स हैं, ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच,
कोई भी मैच हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, रैकेट, हॉकी, कोई भी मैच खेल लें। ये अच्छा किया उन्होंने उधर मैच लगा दिया। अच्छा, तो फिर कहते हैं प्लेइंग अ मैच, द प्रोबेबिलिटी देन दैट टीम ए डस नॉट लूज इज। आपने ना 2 टीमें खेल रही हैं मैच, आपने बताना है कितने % चांस है कि जो टीम ए है वो हारेगी नहीं। इधर देखो ज़रा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो कोई जीत जाए या तो कोई हार जाए, 2 रिजल्ट हो सकते हैं। ड्रॉ की कंडीशन नहीं ले रहे हैं, आपने चेक करना है कि हारे हैं या हारे नहीं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी 0.5%। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो 50% आएगा जवाब। 50% चांस है कि टीम ना हारे, लेकिन 50% ही चांस होंगे टीम जीत जाए। ठीक है, ना हारे या हार जाए। चलो 10वां करते हैं, सॉरी 10वां नहीं 19, इसमें 19 ही दिए मैं, 20 नहीं दिए मैं। ठीक है, ये आखिरी है। अब कहते क्या है, अब देखो मैं ज़रा बताता हूँ। यही सवाल ना हमारे पास क्वेश्चन के तौर पे भी मौजूद है। उसमें वो कहते हैं कि NC6 = NC for 12। अब इधर क्या फॉर्मूला लगेगा, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r पर फैक्टोरियल इक्वल टू n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r पे फैक्टोरियल। n इक्वल टू n ही रहेगा, r इक्वल टू 12, इधर आएगा r इक्वल टू 6। सर ये क्या कर रहे हैं, तो इतना बड़ा हो जाएगा काम। अभी तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा है, पूरा सॉल्व तो किया ही नहीं। सॉल्व करूंगा ना तो ये भी रिमूव करूंगा, वहाँ भी लिखूंगा, जब जाके ये सॉल्व मिलेगा। अब क्या करें, हार्ड है, एक काम करो छोड़ दो। नहीं भाई छोड़ना नहीं है, ट्रिक बताता हूँ। जो n दिए हुए है ना, जो n दिए हुए हैं, बारी बारी इसमें पुट करो, आंसर देखना ठीक आ जाएगा। कैसे, मैं बता बताता हूँ। पहला n क्या दिया हुआ है, 18, n इक्वल टू 18। तो यहाँ पर n इक्वल टू 18 पुट करो और इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से। यहाँ पर 18 पुट करो और सॉल्व करो कैलकुलेटर से। आओ ज़रा दिखाता हूँ, देखो ज़रा। तो आंसर मुझे कहाँ मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ है। 4 आंसर है ना, मैं चारों को बारी बारी पुट कर सकता हूँ। अगर आपका आंसर डी में भी है तो भी कोई मसला नहीं होगा, तो भी आप चंद सेकंडों में या 1 मिनट के अंदर अंदर पता कर सकते हो। देखो ज़रा, तो 18 पुट किया है ना मैंने, शिफ्ट दबाकर, डिवाइड का बटन दबाना और 6, क्या जवाब आया 18। इसको सॉल्व करोगे तो 18564 इक्वल टू, अब देखो आपने 12 रख दिया यहाँ पर, 12 दिया, देखो दोबारा वही सेम आ गया। तो 18564 ये इसका जवाब है, 18 इसका सही जवाब है, 18 इसका सही जवाब है। देखा। अब अगर आंसर, अब बाकी भी पुट के करके चेक कर लो, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, क्या पता सर n इक्वल टू 6 हो, रख के चेक कर लो, सेम नहीं आएगा। 20 भी रख के चेक करो, सेम नहीं आएगा। और 12 भी रख के चेक करना, सेम नहीं आएगा। तो 18 आपका जवाब है। या हमारा ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। चलो वेरीफाई करते हैं कि हमने सही करें या गलत करें, क्योंकि इसके पीछे आंसर्स दिए हुए हैं। लेकिन आंसर्स तो भाई मुझे पहले भी पता था, आपको भी पता है, अच्छी तरीके से ग्लॉसरी में मौजूद है। कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं अक्सर, तो कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग वीडियोस देखते हैं या सॉल्व करते हैं पूरा बैठकर। चलो आओ इसको करते हैं, आंसर देख लेते हैं कि आंसर सही है गलत है। मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि भाई सारे आंसर बुक से मैच करें, ताकि जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसे भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी नहीं हो। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, और तीसरे का बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। वेस्ट नहीं लिखा हुआ वहाँ पे, वेस्ट भी लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। सर आपने पीछे से देख के तो नहीं कराए थे, मैंने पहले भी एक बार देख चुका था कराने से पहले, ठीक है भाई। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं बताऊं, जब मैं पहली बार इसे सॉल्व कर रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले, तो 4 मुझसे गलत हो गए थे। उसकी वजह क्या थी कि मैं थोड़ा अलग तरह से सोच गया था उसे, इसलिए। चलो, वो कौन सा वाला गलत हुआ था, एक ये वाला गलत हुआ था, और एक ये वाला गलत हुआ था, और एक ये, और इनमें से कोई एक था, बाकी सब सही थे। उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ और तरीके से सोच के कर रहा था, इसलिए हुआ। लेकिन बाकी ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गई ना बात। नहीं आई हो तो पूछना, बता दूंगा। और ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाओ, ताकि वहाँ भी सीखने के लिए मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद